नमस्कार विद्यार्थीगण। हम वाक्य विचार के बारे में पढ़ रहे थे। वाक्य विचार के अंतर्गत हमने वाक्य की परिभाषा पढ़ी थी। वाक्य के अंक के बारे में हमने पढ़ा था। उद्देश्य और विधेय के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की थी। उसके बाद में हमने वाक्य के भेद पढ़े थे। वाक्य के दो आधार पर भेद किए गए हैं। पहला रचना के आधार पर और दूसरा अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद हमने पढ़े थे। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। इन तीनों के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की थी। सरल या साधारण वाक्य, तो जिस वाक्य में एक उद्देश्य होता है उसे सरल या साधारण वाक्य कहा जाता है। संयुक्त वाक्य, जिस वाक्य में दो या दो से अधिक स्वतंत्र वाक्य किसी योजक शब्द द्वारा जुड़े होते हैं उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। और मिश्र वाक्य, जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और शेष आश्रित या गौण उपवाक्य होते हैं उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। आज हम पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद, तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। कौन कौन से? विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, विस्मयादिबोधक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य। आप सबको ये 8 जो भेद हैं इन सब के नाम याद रखने हैं। फिर से याद कर लो। विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, विस्मयादिबोधक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य। इनके नाम आपको याद रखने हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम विधानवाचक वाक्य के बारे में कि विधानवाचक वाक्य किसे कहते हैं। तो जिस वाक्य में किसी काम के करने या होने की सामान्य सूचना हो उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। यानी कोई भी कार्य है वो हो रहा है या हम कर रहे हैं तो उसकी जो सामान्य रूप से हो रहा है, सामान्य रूप से होने की उसकी सूचना प्राप्त होती है उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। यानी किसी कार्य के करने या होने की सामान्य सूचना होती है, यानी कोई भी कार्य है वो सामान्य रूप से होने का बोध करवाता है, उस वाक्य को कहेंगे विधानवाचक वाक्य। उदाहरण के माध्यम से समझिए। पंडित जी भगवान कृष्ण की आराधना कर रहे हैं। तो पंडित जी भगवान कृष्ण की आराधना कर रहे हैं तो इसके अंतर्गत क्या है? वाक्य है वो सामान्य रूप बता रहा है, यानी कार्य है वो सामान्य रूप से होना पाया जा रहा है। हम पिकनिक पर जाएंगे, हम पिकनिक पर जाएंगे, इसमें भी वाक्य है वो सामान्य रूप से होना पाया जा रहा है। तो जिसमें कार्य सामान्य रूप से पाए जाने का बोध होता है उस वाक्य को कहेंगे विधानवाचक वाक्य। दूसरा आता है निषेधवाचक, निषेधात्मक या नकारात्मक वाक्य है। निषेध, निषेध का अर्थ क्या होता है? मना करना। निषेध का क्या अर्थ होता है? मना करना। और नकारात्मक, नकारात्मक का क्या अर्थ होता है? नहीं का बोध करवाना। किसका बोध करवाना? नहीं का बोध करवाना। तो दोनों का एक ही अर्थ हो गया, मना करना। ठीक है। तो निषेधात्मक या नकारात्मक वाक्य का क्या अर्थ हो गया? मना करना। जहाँ पर मना करने का भाव होगा वहाँ पर कौन सा वाक्य हो जाएगा? निषेधात्मक अथवा नकारात्मक वाक्य। आप इसको निषेधात्मक वाक्य भी कह सकते हो या नकारात्मक वाक्य भी कह सकते हो। इसमें नहीं का बोध होगा यानी मना करने का भाव इसके अंतर्गत आएगा। जिस वाक्य में क्रिया के न होने अथवा न किए जाने का बोध हो उसे निषेधात्मक अथवा नकारात्मक वाक्य कहते हैं। यानी क्रिया है, क्रिया न होने यानी क्रिया नहीं हो रही अथवा न किए जाने का बोध होता है, यानी कोई कार्य हमें नहीं कर रहे हैं या नहीं किए जाने का बोध होता, उसे निषेधात्मक अथवा नकारात्मक वाक्य कहते हैं। जैसे मैंने कल पाठ नहीं पढ़ा, तो नहीं मना करने का भाव आ रहा है इसमें नहीं शब्द लगाने पर। हम स्कूल नहीं जाएंगे, नहीं, तो इसमें मना करने का भाव हो रहा है तो ये कौन सा वाक्य हो जाएगा? निषेधात्मक अथवा नकारात्मक वाक्य होगा। तो जिस वाक्य में क्रिया के न होने अथवा न किए जाने का बोध होता उसे निषेधात्मक अथवा नकारात्मक वाक्य कहते हैं। और इन दोनों वाक्य के अंतर्गत नहीं शब्द से मना करने का भाव हो रहा है, यानी इसमें क्रिया नहीं हो रही, और जिसमें क्रिया नहीं हो रही वो वाक्य हो जाएगा निषेधात्मक अथवा नकारात्मक वाक्य। आगे आता है इच्छावाचक वाक्य। इच्छा, इसमें क्या नाम दे रखा है? इच्छा। तो किसी कार्य की करने की अपनी क्या होती है? इच्छा होती है, कोई मनोकामना भी होती है हमारी। तो जिस वाक्य से इच्छा है, कामना, आशीर्वाद आदि का बोध हो उसे इच्छावाचक वाक्य कहा जाता है।
यानी जिस वाक्य में आपको इच्छा हो, कामना हो, आशीर्वाद का बोध हो रहा है, वो वाक्य कौन सा हो जाएगा? इच्छावाचक वाक्य हो जाएगा। आपकी यात्रा शुभ हो, इसमें किसकी? इसमें इच्छा का बोध हो रहा है। मैं कामना करता हूँ तुम शीघ्र रोग मुक्त हो जाओ, तो इसमें कामना आ रही है। तुम सदा खुश रहो, तो ये क्या होता है? आशीर्वाद होता है। तो इन सब का बोध होता है, उसे कौन सा वाक्य कहेंगे? इच्छावाचक वाक्य कहेंगे। प्रश्नवाचक वाक्य है, प्रश्न, इसमें नाम आ गया प्रश्न का। अब आपको पता है कौन कौन शब्द ऐसे होते हैं जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं? कब, क्यों, कहाँ, कैसे, किस लिए, क्यों, ये शब्द ऐसे होते हैं जिनसे हम क्या कर सकते हैं? प्रश्न कर सकते हैं। तो जिस वाक्य में ये सारे शब्द आपको दिखाई मिले, तो वो कौन से वाक्य हो जाएंगे? प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएंगे, क्योंकि इन शब्दों से क्या पूछे जाते हैं? प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जिस वाक्य से पूछे गए किसी प्रश्न का बोध होता है, उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जब आप किसी भी वाक्य के अंतर्गत प्रश्न पूछते हो, तो उस वाक्य को क्या कहेंगे? प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम क्या कर रहे हो, तो इसमें क्या सबसे प्रश्न बन रहा है? आप क्या लोगे, इसमें भी क्या सबसे क्या बन रहा है? प्रश्न, की ठंडा या गर्म। समझ में आ गया? तो प्रश्नवाचक वाक्य किसे कहेंगे? जिस वाक्य से पूछे गए प्रश्न का बोध होता है, उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। और प्रश्नवाचक वाक्य किन शब्दों से बनते हैं? क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, किस लिए, ये सारे शब्द होते हैं जिससे क्या बनते हैं? प्रश्न बनते हैं। आगे आता है आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञावाचक वाक्य के अंतर्गत क्या नाम आया है? इसमें सबसे पहले आज्ञा का नाम आया। आज्ञा, आज्ञा देना, आज्ञा यानी आदेश। तो जिस वाक्य से आज्ञा अथवा आदेश का बोध होता है, उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम वहाँ मत बैठो, इसमें आज्ञा दे दी है, तुम वहाँ मत बैठो, तुम बाहर खेलो। तुम्हें कहाँ खेलना है? बाहर खेलना है। तो जिसमें आज्ञा का दी जाए या आदेश देने का बोध हो, वहाँ पर कौन सा वाक्य हो जाएगा? आज्ञावाचक वाक्य होगा। तुम वहाँ मत बैठो, इसमें आज्ञा देने का बोध हो रहा है। तुम बाहर खेलो, इसमें भी आज्ञा दी जा रही है। तो जिस वाक्य में आज्ञा आदेश देने का बोध होता है, उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। आगे आता संकेतवाचक वाक्य। इसमें क्या नाम आ रहा है? संकेत नाम आ रहा है। तो संकेतवाचक वाक्य किसे कहते हैं? कि एक वाक्य दूसरे वाक्य की ओर क्या करता है? इसमें संकेत करता है। कैसे? जिस वाक्य के द्वारा किसी संकेत अथवा किसी शर्त का बोध हो, उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। वाक्य में क्या हो रहा है? संकेत हो रहा है या शर्त का बोध होता है, उसे कौन सा वाक्य कहेंगे? संकेतवाचक वाक्य कहेंगे। जब तुम इधर आ ही रहे थे तो मुझे बता देते। जब तुम इधर आ रहे थे तो क्या करना था तुम्हें? मुझे बता देना था। मुझे कब बता देना था? जब तुम इधर आ रहे थे। यानी ये दोनों वाक्य एक दूसरे की ओर क्या कर रहे हैं? संकेत कर रहे हैं। जब तुम इधर आ रहे थे तो क्या करना चाहिए था? मुझे बता देना चाहिए था। मुझे कब बता देना चाहिए था? जब तुम इधर आ रहे थे। आ रहा समझ में? दूसरा वाक्य देखो, यदि तुम परिश्रम करोगे तो अवश्य अच्छे अंक प्राप्त होंगे। अच्छे अंक कब प्राप्त होंगे? जब तुम परिश्रम करोगे। जब तुम परिश्रम करोगे तो क्या होगा? अच्छे अंक प्राप्त होंगे। ठीक है। तो ये वाक्य क्या कर रहे हैं? दूसरे वाक्य की ओर संकेत कर रहे हैं। परिश्रम करने पर क्या होगा? अच्छे अंक प्राप्त हो जाएंगे। और अच्छे अंक प्राप्त कब होंगे? जब तुम परिश्रम करोगे। तो इस प्रकार से किसी वाक्य में संकेत का भाव हो या शर्त का भाव हो, वहाँ पर कौन सा वाक्य हो जाएगा? संकेतवाचक वाक्य हो जाएगा। और ऐसे वाक्य में एक वाक्य दूसरे वाक्य पर क्या करेगा? निर्भर करेगा। आगे आता है विस्मयादि बोधक वाक्य। विस्मय, विस्मय का क्या अर्थ होता है? आश्चर्य होना। आश्चर्य कौन कौन शब्द करवाएंगे? तो जैसे विस्मय हो गया, विस्मय यानी आश्चर्य होना। शोक हो गया, शोक क्या होता है? दुख का भाव होता है। हर्ष उल्लास, हर्ष उल्लास क्या होता है? हंसी खुशी के जो भाव होते हैं वो हर्ष उल्लास के भाव होते हैं। तो आदि के किसी भाव का बोध हो, उसे विस्मय सूचक वाक्य कहा जाता है। तो जहाँ पर भी आपको विस्मय हो, विस्मय यानी आश्चर्य का
बोध होता हो, शोक हो यानी जहाँ पर दुख का बोध हो रहा हो, हर्ष उल्लास जहाँ पर हंसी खुशी का बोध हो रहा हो, इस प्रकार के भाव आपको भाव का बोध होता है ना, वहाँ पर कौन से वाक्य होगा? विस्मयादि बोधक या विस्मय सूचक वाक्य होगा। ठीक है, तो जिस वाक्य के द्वारा विस्मय, शोक, हर्ष, उल्लास आदि के किसी भाव का बोध होता है उसे विस्मय सूचक या विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। देखो इसमें, अरे तुम्हें कैसे पता चला? अरे, यहाँ पर अरे शब्द विस्मय सूचक वाक्य है। अरे शब्द क्या विस्मय सूचक वाक्य है? ओह कितना बुरा एक्सीडेंट हुआ, ओह शब्द है ये विस्मयादि बोधक वाक्य है या विस्मय सूचक वाक्य भी इसके अंतर्गत कह सकते हैं। तो इसमें अरे है, ओह है, ये दोनों ही शब्द क्या हैं? विस्मय का बोध करवा रहे हैं। तो ये कौन सा वाक्य हो जाएगा? विस्मयादि बोधक वाक्य हो जाएगा। इसमें देखिए, इसमें कई बच्चे गलती कर देते हैं। क्या आप गलती करते हैं? जैसे तुम्हें कैसे शब्द इसमें आ गया, आप कैसे शब्द देख करके वो प्रश्नवाचक वाक्य लिख देते हैं, लेकिन उससे पहले देखो इसमें विस्मयादि बोधक वाक्य आ रहा है। ऐसे ही इसमें गलती करते हैं कि कितना शब्द लिखते दिखते हैं वो प्रश्नवाचक वाक्य कर देते हैं, लेकिन उससे पहले देखो इसमें ओह शब्द आ रहा है। तो इसमें आपको प्रश्नवाचक वाक्य न करके कैसे और कितना शब्द है तो प्रश्न का बोध करवा रहा है, लेकिन इसमें प्रश्न का बोध न होकर के इसमें अरे और ओह की ओर आप देखोगे तो इसमें कौन सा वाक्य हो जाएगा? विस्मयादि बोधक वाक्य हो जाएगा। तो ऐसे सब वाक्यों को आपको ध्यान रखना है कि ऐसे वाक्य जहाँ पर प्रश्न का बोध हो रहा है लेकिन उससे पहले विस्मयादि बोधक अव्यय आ रहे हैं, अविकारी शब्द आ रहे हैं, तो वहाँ पर विस्मयादि बोधक वाक्य ही होगा। तो ऐसे में कैसे और कितना की तरफ अपने को ध्यान नहीं देना है, यहाँ पर अपने को किस ओर ध्यान देना है? विस्मयादि बोधक वाक्य की ओर ध्यान देना है। विस्मयादि बोधक शब्द आ रहे हैं, इसमें अविकारी शब्द आ रहे हैं अरे और ओ है, तो इस कारण ये कौन सा वाक्य हो जाएगा? विस्मयादि बोधक वाक्य हो जाएगा। ठीक है, और ये आप समझ गए होंगे विस्मय का क्या अर्थ होता है? आश्चर्य होना। शोक का क्या है? दुखी होना। हर्ष उल्लास का क्या है? हंसी खुशी के जहाँ पर भाव होंगे वहाँ पर कौन सा वाक्य हो जाएगा? विस्मयादि बोधक वाक्य हो जाएगा। आगे देखिए संदेहवाचक वाक्य। संदेह इसमें नाम दे रखा है, पहले ही संदेह है। तो जिस वाक्य के द्वारा काम के होने में संदेह का बोध हो उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। कि कार्य के होने में क्या हो रहा है? संदेह हो रहा है, तो उस कौन सा वाक्य होगा? संदेहवाचक वाक्य होगा। लगता है तुम दिल्ली नहीं गई। लगता है, इसमें संदेह का बोध करवा रहा है ना कि तुम दिल्ली नहीं गई। यदि लगता है ये शब्द हटा देते तो ये कौन सा वाक्य बन जाता? लगता है शब्द हटा देने पर कौन सा वाक्य बन जाता? निषेधात्मक वाक्य बन जाता। लेकिन यहाँ पर लगता है इसमें संदेह करवा रहा है। शायद आज कपिल न आए। शायद, यहाँ पर शायद शब्द है, ये संदेह करवा रहा है। शायद शब्द क्या करवा रहा है? संदेह करवा रहा है। तो जिस कार्य में करने में संदेह होता है उसे कौन सा वाक्य कहेंगे? संदेहवाचक वाक्य कहेंगे। तो जिस वाक्य द्वारा काम के होने में संदेह होगा उस वाक्य को कहेंगे संदेहवाचक वाक्य। तो हमने यहाँ पर क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा है शब्दों के व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। शब्दों का जो व्यवस्थित समूह होगा उसे ही हम वाक्य कहेंगे। वाक्य के कितने अंग होते हैं? 2 होते हैं, उद्देश्य और विधेय। रचना के आधार पर वाक्य कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। अर्थ के आधार पर वाक्य कितने भेद होते हैं? अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। कौन कौन से? विधानवाचक, निषेधवाचक, इच्छावाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, संकेतवाचक, विस्मयवाचक, संदेहवाचक। ये 8 भेद होते हैं। सबके नाम आपको ध्यान में रखने हैं। अब आते हैं इसके अभ्यास प्रश्न। अभ्यास प्रश्न के अंतर्गत सबसे पहला प्रश्न है, इसमें सबसे पहला आता है सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य में प्रयुक्त होने पर हर शब्द बन जाता है। वाक्य में प्रयुक्त होने पर हर शब्द क्या बनता है? पद बनता है। रचना के आधार पर वाक्य कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। अर्थ के आधार पर वाक्य कितने भेद होते हैं? अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं।
उद्देश्य विषय में जो कुछ कहा जाता है उसे क्या कहते हैं? उद्देश्य विषय में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। आगे आता है सही वाक्यों के सामने सही तथा गलत वाक्यों के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। वाक्य में क्रिया का होना आवश्यक है, तो ये वाला सही है, क्योंकि बिना क्रिया के वाक्य बन ही नहीं सकता। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय, तो ये भी सही है। वाक्य के दो ही अंग होते हैं, उद्देश्य होता है और विधेय होता है। उद्देश्य में केवल क्रिया का कर्ता होता है, तो उद्देश्य क्रिया का कर्ता होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? उद्देश्य कहते हैं, क्योंकि क्रिया ही बताती है कि ये बात किसके बारे में कही जा रही है। जिसके विषय में कहा जाता है उसी को तो उद्देश्य कहते हैं। वाक्य शब्दों का समूह है? नहीं, शब्दों का समूह है तो होता ही है, लेकिन शब्दों का सार्थक समूह होता है ना, वो वाक्य कहलाता है। जैसे नीचे शब्द दे रखे हैं, पुस्तक खोलो अपनी तुम, तो इससे क्या समझते हो? पुस्तक खोलो अपनी तुम, इससे हम समझ ही नहीं पा रहे। तो शब्दों का सार्थक समूह होता है ना, उसको हम वाक्य कहते हैं, तो इसमें गलत आ जाएगा। वाक्य शब्दों की ऐसी व्यवस्था है जिससे कोई बात ठीक समझी जा सके। तो वाक्य है वो शब्दों से तो वाक्य बनते हैं, और उसी शब्दों को व्यवस्थित क्रम में लगाया जाए, तभी हम उस बात को ठीक तरीके से समझ सकते हैं। तो वाक्य शब्दों की ऐसी व्यवस्था है जिससे कोई बातें ठीक समझी जा सके, तो यहाँ पर ये भी सही आ जाएगा। निम्नलिखित वाक्यों को क्रमबद्ध रूप में सार्थक बनाकर लिखिए। सार्थक बनाकर लिखना है, पुस्तक खोलो तुम अपनी, तो इसको क्या लिखोगे? तुम अपनी पुस्तक खोलो। क्या लिखोगे? तुम अपनी पुस्तक खोलो। तुम अपनी पुस्तक खोलो। दूसरा वाक्य है, ने दिखाया डॉक्टर मरीज को, तो इसको लिखोगे आप, मरीज को मरीज ने डॉक्टर को दिखाया। तीसरा आता है, चाहिए रुपये मुझे 10, तो इसको लिखोगे मुझे 10 रुपये चाहिए। आगे आता है, के डाली माला फूलों नेताजी की में गले उसने, तो लिखोगे उसने नेताजी के गले में माला डाली। उसने नेताजी के गले में माला डाली। निम्नलिखित वाक्यों में उद्देश्य और विधेय छांट कर लिखने हैं। पहला है, राखी कहानी पढ़ती है, तो राखी। पहला तो हम उद्देश्य में क्या लिखेंगे? राखी। विधेय में क्या लिखेंगे? विधेय में आता है, कहानी पढ़ती है। कहानी पढ़ती है। कहानी पढ़ती है। दूसरा आता है, घोड़ा दौड़ता है। घोड़ा दौड़ता है, तो इसके अंतर्गत घोड़ा जो शब्द है वो तो क्या जाएगा? उद्देश्य के अंतर्गत आ जाएगा, और विधेय के अंतर्गत दौड़ता है। दौड़ता है, ये विधेय के अंतर्गत आ जाएगा। इसके बाद में आता है, संदीप का भाई बीमार है, तो उद्देश्य के अंतर्गत क्या जाएगा? संदीप। उद्देश्य में तो क्या जाएगा? संदीप आ जाएगा। और भाई बीमार है, ये आ जाएगा भाई बीमार है। विधेय में आ जाएगा ये, भाई बीमार है। महाराणा प्रताप महान राजा थे, तो उद्देश्य के अंतर्गत क्या आएगा? महाराणा प्रताप। उद्देश्य के अंतर्गत क्या आ जाएगा? महाराणा प्रताप। और विधेय के अंतर्गत क्या आएगा? महान राजा थे।
महान राजा थे। आगे का क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों के अर्थ की दृष्टि से भेद बताइए। आप दिल्ली कब जाओगे, अब इसमें कब आ गया, तो इसमें कौन सा वाक्य हो गया, प्रश्नवाचक वाक्य हो गया, प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा ये। अर्थ की दृष्टि से पूछे ना, कौन किस दृष्टि, अर्थ की दृष्टि से प्रश्नवाचक वाक्य होगा पहले वाले में। छी छी तुम मांसाहारी हो, तो इसमें छी छी का शब्द आया है, तो यहाँ पर कौन सा वाक्य होगा, विस्मयादि बोधक वाक्य होगा, विस्मयादि बोधक वाक्य, बोधक वाक्य। तीसरा आएगा, यदि गृह कार्य पूरा कर लोगे तो शाम को घूमने चलेंगे, तो इसमें एक कार्य दूसरे कार्य पर क्या कर रहा है, निर्भर कर रहा है, यानी संकेत कर रहा है। तो यहाँ पर कौन सा वाक्य हो जाएगा, संकेतवाचक वाक्य। कौन सा वाक्य है, संकेतवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य हो जाएगा यहाँ पर। अब आता चौथा, मैंक ने खाना नहीं खाया, नहीं शब्द आ गया, तो नहीं शब्द आने पर कौन सा हो जाएगा, निषेधवाचक वाक्य। कौन सा हो जाएगा, निषेधवाचक वाक्य, यानी मना करने का भाव हो रहा है कि उसने खाना नहीं खाया। वाह क्या सुंदर बगीचा, वाह है, यह भी कौन सा वाक्य हो जाएगा, विस्मयादि बोधक वाक्य, विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक वाक्य। अब आगे का, निम्नलिखित वाक्य रचना की दृष्टि से किस प्रकार है। रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद बताए थे ना, साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तो इसमें देखिए कौन सा वाक्य, राहुल गृह कार्य कर रहा है, इसमें सरल वाक्य है। कौन सा वाक्य है, सरल वाक्य, क्योंकि एक कर्ता है और एक ही क्रिया है। मैं बीमार था इसलिए विद्यालय नहीं आया, मैं बीमार था इसलिए विद्यालय नहीं आया, इसमें संयुक्त वाक्य हो गया। अध्यापक चाहता है कि उसके छात्र अच्छे बने, अध्यापक चाहता है कि, इसमें किया गया यानी मिश्र वाक्य हो गया। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, तो ये साधारण वाक्य हो गया, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। बादल गरजे और वर्षा होने लगी, और आ गया यानी संयुक्त वाक्य हो गया। दो वाक्य को जोड़ने का काम हो रहा है ना, तो ये संयुक्त वाक्य हो गया। आगे है, वाक्य किसे कहते हैं, तो शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। रचना के अनुसार वाक्य कितने भेद होते हैं, रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तो प्रत्येक का एक उदाहरण दीजिए, तो प्रत्येक का उदाहरण दे सकते हो ना, इसमें अभी बताए ना सरल कौन से हैं, संयुक्त कौन से हैं, तो इसमें दे सकते हो। जैसे राहुल गृह कार्य कर रहा है, तो ये तो सरल वाक्य का हो गया। मैं बीमार था इसलिए विद्यालय नहीं आया, ये संयुक्त वाक्य का हो गया। अध्यापक चाहता है कि उसके छात्र अच्छे बने, यह मिश्र वाक्य का हो गया। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेदों के नाम बताते हुए एक एक वाक्य लिखिए। तो अभी पढ़ाएं आपको, अर्थ के आधार पर वाक्य कितने भेद होते हैं, 8 भेद होते हैं। तो 8 भेदों की परिभाषा लिखते हुए उनके एक एक उदाहरण भी आपको लिखने हैं। तो ये हो गया आपके अभ्यास प्रश्न। तो इसको अच्छी तरीके से आपको वीडियो को देखना है, समझना है और इसे याद भी करना है। धन्यवाद।